Hello aspirants. Today we are discussing a very important and fresh chapters, physical and chemical change, not a theory but only on इस particular lecture में हम MCQ solve करेंगे और ये जो MCQs आज हम solve करेंगे ये आप अपने पेपर पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट निश्चित रूप में आप देखने वाले हैं. सो डेफिनेटली अब वन क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में से आना ही आना है. अगर आप ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो स्टूडेंट इसके ठीक पहले के जो 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं उन पर आप जाकर केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज को थ्योरेटिकल फॉर्म पे पहले बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए और जब आपकी माइंड लेवलिंग इस लेवल पर हो जाए कि आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंज के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तब आप उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम बिना देरी किए हुए यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं. तो चलिए, स्पेशली जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ रखी हैं तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी कि उनको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना होगा, इस सेगमेंट को क्लियर करना होगा. तो चलिए, अब चाहे आप नए हो और चाहे पुराने हो, चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं और MCQ सॉल्व करते समय मैं आपको चीज़ें क्लियर कराता चलूँगा. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फिजिकल चेंज के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, मतलब एग्जाम्पल दैट इज ट्रू फॉर द फिजिकल चेंज. और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: कुकिंग फूड, बर्निंग वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब. तो फिर से हम उसी बेसिक पर जाते हैं जो मैंने आपको सिखाया था स्टूडेंट. और बेसिक ये है कि जब भी फूड कुक होता है तो आपको ही पता है कि जब फूड कुक होता है तो चाहे राइस हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, ठीक है, ये जनरली कैसे होते हैं, ये जनरली होते हैं हार्ड, और जब कुकिंग होती है तो फिर ये कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट. मतलब ड्यूरिंग कुकिंग, है ना, ये कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं. अब आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताएं स्टूडेंट, यदि राइस या वेजिटेबल मतलब जो हमारा फूड है यदि वो सॉफ्ट हो गया तो उस सॉफ्ट फूड को हम फिर से क्या हार्ड फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल कि कुकिंग होने के बाद हम फिर से फूड को उसकी ओरिजिनल जो साइप एंड सेज थी या जो स्टार्टिंग थी या प्राइमरी थी उस फील पे ला सकते हैं क्या, नहीं. मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. इंपॉर्टेंट चीज. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बर्निंग ऑफ वुड. तो मैंने ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराई थी स्टूडेंट. अब सेकंड का डिस्क्रिप्शन है ये कि जब भी आप बर्निंग या इग्निशन होता है तो बर्निंग हो या इग्निशन होता है या कंबल्शन भी हम उसको बोल सकते हैं, इसमें हमेशा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन चलता. मतलब जो भी हमारा सब्सटेंस होगा, जैसे ह्यूमन बॉडी यदि बर्न हो रही है, वुड बर्न हो रही है तो किससे एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन से. और जब भी ऑक्सीजन से किसी भी चीज़ का इग्निशन होगा या बर्निंग होगी तो हमेशा कुछ बने चाहे ना बने न्यू प्रोडक्ट के रूप में हीट एंड लाइट ये कंपलसरी फॉर्म होगी. तो ऐसा चेंज जिसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं. और हमेशा याद रखिएगा कि जो बर्निंग ऑफ वुड है तो बर्निंग ऑफ वुड में क्या भी निकलता है, हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है ना, एसिड भी निकलती है, डस्ट पार्टिकल भी निकलते हैं. मतलब ये भी केमिकल चेंज. तो ये भी केमिकल चेंज और ये भी केमिकल चेंज. याद रहेगा स्टूडेंट. तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन. ये तो आप पढ़ते हैं कि आयरन जो है वो कैसा होता है, एकदम क्लियर होता है मेटल, लेकिन उसमें यदि रस्टिंग होती है तो फिर वो फेरिक ऑक्साइड मतलब रस्ट जो है, जंग जो है वो फॉर्म होनी शुरू हो जाती है. और एक बार यदि आयरन में रस्ट फॉर्म हुई तो फिर आप चाहकर भी उस रस्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं. मतलब कहने का है इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है रस्टिंग ऑफ आयरन. तो इसलिए ये भी जो है ये किस में आएगा स्टूडेंट, केमिकल चेंज. अब हमारा जो रियल आंसर है वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा. क्यों? क्योंकि याद करिए मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराई थी कि जब भी स्टेट चेंज होती है तो जब भी स्टेट चेंज होगी
तो 101% वहाँ कौन सा चेंज होगा स्टूडेंट? फिजिकल चेंज कंसीडर हम मानेंगे। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो रियल राइट आंसर है कि इनमें से कौन सा जो एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। क्यों? मेल्टिंग ऑफ आइस में होता ये है कि आपको ही पता है आइस जो होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट? सॉलिड होती है, और जब वो मेल्ट होती है तो उस वजह से आइस जो है वो किस फॉर्म में आ जाती है? वाटर फॉर्म में आ जाती है। और वाटर जो है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, इसको लिक्विड कहा जाता है। तो सीधी सी चीज़ है कि फिजिकल चेंज के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आपको याद रखने हैं कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है। जैसे आइस से वाटर बना, वाटर से फिर से आप आइस फॉर्म कर सकते हो। मतलब ये जो प्रोसेस है फिजिकल चेंज ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब रिवर्सिबल हो सकता है। और जब भी स्टेट चेंज होगी तो 101% कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है डी। हम इसी तरह से मूव ऑन करेंगे, इसी तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे जो है वो क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। इस बार हमसे पूछा गया है कि कौन सा फिजिकल चेंज है। सेम वही चीजें हैं। अब मैं आपको एकदम क्लियर बताता चलता हूं, जब भी कर्ड फॉर्म होगा तो कर्ड किससे फॉर्म होता है स्टूडेंट? जब भी मिल्क से कर्ड फॉर्म होता है और इस प्रोसेस में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। और जैसे ही कर्ड फॉर्म होगा तो इस कर्ड से फिर से आप मिल्क नहीं बना सकते हैं। मतलब मिल्क से कर्ड बन सकता है लेकिन कर्ड से फिर से मिल्क नहीं बन सकता है। मतलब कैसा प्रोसेस है? यूनिडायरेक्शनल, और यूनिडायरेक्शनल है इसका सीधा सा मतलब है केमिकल चेंज। तो पहला एग्जांपल कैसा है स्टूडेंट? तो फर्स्ट एग्जांपल जो है ये केमिकल चेंज हो जाएगा। सेकंड, इस बार बर्न होना वुड का, ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये भी केमिकल चेंज हो जाएगा। फिर आयरन रॉड, ये वाला भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये वाला भी केमिकल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ जो डी दिया हुआ है इसको आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए। ये एक कॉपर वायर है, जो राइट आंसर है स्टूडेंट उसको मैं कलर चेंज करके बता दूंगा आपको। ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है कॉपर। हालांकि सबसे बेस्ट जो है वो तो सिल्वर ही है, लेकिन सिल्वर प्रीसियस मेटल है, इस वजह से हम वायर वगैरह नहीं डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कॉपर वायर है स्टूडेंट। इस कॉपर वायर को हमने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हीट दी। तो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक टाइप की एनर्जी होती है, और हीट दी। जैसे ही आप हीट देंगे तो जो ये वायर है ये कैसा होगा स्टूडेंट? ये वार्म होगा। क्लियर है ये चीज? वायर वार्म होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को हटाएंगे तो जो वायर है वो फिर से कैसा हो जाएगा? वो नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जो ये कॉपर वायर है इसको हम वार्म भी कर सकते हैं और इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब है कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ये चीज। गर्म करना है यहाँ, यहाँ बर्न करना नहीं है, मतलब हीट देने का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। क्लियर है ये चीज? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है इसमें से फिर आपको एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल कंसीडर करना है। मैं आपको एक चीज लास्ट लेक्चर में जो मैं नहीं बता पाया था, अब मैं आपको यहाँ एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, अच्छे समझिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि अगर वाटर में सॉलेबलाइज कर दिया गया है NaCl या शुगर, दोनों चीजें। अब दोनों जो चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए ये, इसका आप डिस्क्रिप्शन देख लीजिए स्टूडेंट। जैसे एक बीकर है, बीकर में ये वाटर है, ये वाटर हो गया, और वाटर में ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं ये NaCl भी हो सकती है, शुगर भी हो सकती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ NaCl भी हो सकती है और शुगर भी हो सकती है। और ये दोनों के दोनों जो हैं ये नॉन वोलेटाइल कंटेंट हैं।
मतलब यदि आप हीट देंगे तो जो वेपर है ये सिर्फ वाटर की बनेगी, किसकी वेपर नहीं बनेगी, NaCl की और शुगर की। तो नॉन वेपराइज मटीरियल है ये, या कंपाउंड भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, है ना, ये चीज़ है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब करना क्या है हमको, हमने यहां पर हीट दी स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन होती है। तो आपने क्या किया, बुनसन फ्लेम लिया, बुनसन बर्नर लिया, इससे आपने हीट दी, हीट दी तो निश्चित रूप में वाटर क्या होगा, वो एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, और एनर्जी एक्सेप्ट करेगा और वाटर जो है इससे बनेगी वेपर। तो पहली जो प्रोसेस हुई हीट देने पर ये हुई वेपोराइजेशन। अब वेपराइजेशन के बाद आपने क्या किया कि जो ये प्रैक्टिकल हो रहा है इसको आपने एक बड़े से एनवेलप से कवर कर दिया, एक बड़ा सा वैसल ले लिया और बड़े से वैसल से आपने क्या कर दिया कि इसको ढक दिया। अब आप मुझे बताइए, जो ये वेपर बनेंगी, ये वेपर जो है ये इस वैसल के इनर साइड पे इस तरह से आ जाएंगी, इस तरह से आ जाएंगी। फिर आप सेकंड क्या कर रहे हैं कि आपने इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया, तो इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया तो यहाँ हीट नहीं जाएगी, हीट नहीं जाएगी तो कुछ समय बाद ये जो वेपर है ना, ये ड्रॉपलेट के फॉर्म पे यही फिर से नीचे आ जाएंगी और बन जाएगा लिक्विड। तो जब भी कोई वेपर, जब भी कोई वाटर वेपर इस फॉर्म में आता है इसको कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ये तो क्लियर हो गया। वेपराइजेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन में क्या होगा। अब आप मेरे को एक बात बता दो स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल तरीके से, यदि मैंने ये सेटअप जो किया है, इस सेटअप में मैं वाटर की वेपर बनाकर और पूरे वाटर की वेपर को इस एपरेटस की सहायता से यहां पर क्लियर कर लूं, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस के जरिए मैं पानी को हीट दूं, हीट देना मतलब वेपराइजेशन, वेपराइजेशन से जो ड्रॉपलेट होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर जो है वो कम है, जिस वजह से यहाँ वाटर मेरे को मिल जाएगा, मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में यहाँ कौन सी चीज रह गई स्टूडेंट, तो यहाँ NaCl और शुगर दोनों के दोनों जो हैं वो इंग्रेडिएंट रह जाएंगे। कहने का सीधा सा मतलब है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जब फिजिकल प्रोसेस को रिवर्स किया जाए, जैसे हमने पानी में NaCl को डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन बना दिया, अब क्या ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक से वाटर अलग और NaCl अलग सेपरेट किया जा सके, है। वाटर को अलग सेपरेट कर सकते हैं हम इन दो टेक्निक से, और जैसे ही वाटर अलग हो जाएगा तो NaCl इस बीकर में तो अकेला बच जाएगा। फिजिकल चेंज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी कोई प्रोसेस जिनमें रिएक्शंस को अप्लाई करके या प्रोसेसेस को अप्लाई करके जब उस चीज को आप रिवर्स कर सकें, जैसे आपने पानी में NaCl डाल दिया तो सस्पेंशन बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब आप क्या NaCl वाला जो सॉल्यूशन है उसमें से NaCl को सेपरेट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब भी फिजिकल प्रोसेस अप्लाई करके रिएक्शन रिवर्स की जाए, फिजिकल चेंज होगा स्टूडेंट। पहला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और 90% स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यार वाटर में NaCl को डिसॉल्व कर देंगे, सस्पेंशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ORS बन जाएगा, ठीक है, कैसे सेपरेट होंगे। अरे भाई इन दो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेशन होगा, वाटर तो सेपरेट हो जाएगा तो दूसरी जो चीज अलग ही बचेगी सेपरेट, वो क्या बचेगा, NaCl, क्योंकि नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स है। ये याद रहेगा ये चीज। और बाकी जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिक वाटर, है ना। अब जैसे इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं और एक केमिकल चेंज के बारे में बता रहा हूं, मतलब जो सेकंड है ये केमिकल चेंज है, जो थर्ड है ये केमिकल चेंज है, और फोर्थ जो है ये केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज के एग्जांपल में सबसे पहले है कि यदि ये हमारे पास में एक वाटर है का मॉलिक्यूल है, हमने उसमें HCl ऐड कर दिया, तो आप मुझे बताइए क्या होगा, H+ और Cl-
और यहाँ जो H प्लस है इसी को आप क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, या इसी को आप प्रोटॉन बोलते हैं। अरे हाँ या ना। तो ये जो रिएक्शन है यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, और यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन मतलब अगर ये चीज़ फॉर्म हुई तो फिर इससे आप ये नहीं फॉर्म कर सकते। मतलब सबसे पहली चीज़ है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इरिवर्सिबल होता है मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है, ये चीज़ ऐसा। अच्छा, दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा NaCl का जो है वो डिकम्पोज करना। तो जैसे NaCl है, NaCl को आपने इलेक्ट्रोलिसिस दिया, Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, मतलब आयन फॉर्म हो जाएंगे। और एक बार आयन फॉर्म हुआ तो फिर उससे आप NaCl को फिर से नहीं ओरिजिनल स्टेट में ला सकते। मतलब दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। और सबसे लास्ट में फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, जैसे यदि मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने लिया HCl, मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH, इन दोनों की रिएक्शन कराई, तो इन दोनों की रिएक्शन से होगा ये कि यहाँ से H और यहाँ से OH जो है ये बना लेगा वाटर का मॉलिक्यूल, और बाकी जो चीज़ बनी वो एज अ प्रेसिपिटेट के रूप में बन गया HCl। तो एक बार यदि प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो उस प्रेसिपिटेट से आप ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ओरिजिनल सबस्ट्रेट नहीं गेन कर सकते। तो इस वजह से ये भी जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो याद रखिएगा, ये बी का डिस्क्रिप्शन है, ये सी का डिस्क्रिप्शन है, और ये हुआ डी का डिस्क्रिप्शन। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट फिजिकल चेंज के, इसमें से आपको फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल को क्लियर करना है कि कौन सी प्रोसेस फिजिकल चेंज है। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं इसमें। पहले इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मैं वो बता देता हूं आपको। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, है ना, बालों का नेचुरल तरीके से क्या होना, वाइट होना, तो ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली। अब ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल आप देख लीजिए है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मेरे को एक बात बताइए, यदि आपके जनरली जो हेयर हैं वो जनरली कैसे होते हैं स्टूडेंट, ब्लैक होते हैं, और ब्लैक होने का कारण है मेलानिन कलर पिगमेंट। सो मेलानिन कलर पिगमेंट जो है वो हेयर को ब्लैकिश कलर देता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होगी स्टूडेंट, तो आपके जो हेयर हैं वो ब्लैक से कैसे हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। अब आप चाहें कि जो हेयर वाइट हो चुके हैं क्या वो फिर से ब्लैकिश फॉर्म में आ सकते हैं, लाइफ रिवर्स हो सकती है? नहीं हो सकती। अब आप बोलोगे सर वो डाई आई लगा लेते हैं, तो डाई लगाना दरअसल में आर्टिफिशियल वर्क हुआ। क्या नेचुरल ये प्रोसेस रहेगी रिवर्सिबल? कभी नहीं। एक बार लाइफ मूव ऑन हुई नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो वो आगे ही फर्दर जो है वो आगे इंक्रीज होती जाएगी, या आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू होगी। तो इस तरह से एक बार यदि आपके हेयर ब्लैक से वाइट हुए तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि फिर आप वाइट से ब्लैक ला पाएं। याद रहेगा। तो इसमें जो एग्जाम्पल है कि फिजिकल चेंज का जो एग्जाम्पल नहीं है वो हो जाएगा ग्रेइंग ऑफ हेयर नेचुरली, ये उसका रीजन है स्टूडेंट। अब बाकी जो आंसर हैं मैं उनको एकदम क्लियर कर देता हूं येलो कलर से। बालों का कटना मतलब कटिंग ऑफ हेयर। अब आप मेरे को एक बार बात बताइए, जैसे आपके बाल या हेयर यदि आज कट हुए हैं तो 15 डेज में फिर वो इंक्रीज होंगे, फिर आप जाओगे उनको कट कराने, फिर उसके बाद नेक्स्ट 15 डेज में फिर आप जाओगे, फिर नेक्स्ट 15, फिर नेक्स्ट 15। तो इसका मतलब है कि हर बार जो हेयर हैं वो ग्रो हो रहे हैं और हर बार आप उनको कट करा रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि एक बार हेयर ग्रो हुए और आपने उनको कट करा दिया तो क्लियर हो गया। मतलब हेयर का ग्रो होना, नेल्स का ग्रो होना, ये सारे के सारे जो हैं ये किस चेंज में कंसीडर किए जाएंगे? फिजिकल चेंज होंगे स्टूडेंट। इसी तरह से यदि पानी में राल का फूलना मतलब स्वेलिंग ऑफ रेजिन इन द वाटर, जनरली आपने देखा होगा राल्स दरअसल में रेजिन कंटेंट होता है। जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं तो रेजिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर को ट्रैप कर लेते हैं और स्वेल हो जाते हैं,
और जैसे ही आप इस प्रोसेस में जो स्वेल हो चुकी है राइल, उसमें से वाटर को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, या वाटर को डिहाइड्रेट कर देंगे, या वाटर को अलग कर देंगे, तो आप पाएंगे कि राल फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि फिजिकल चेंज हो जाएगा ये भी, क्योंकि फिजिकल चेंज में दोनों प्रोसेस हो सकती हैं, रिवर्स किया जा सकता है प्रोसेस को, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोसेस रिवर्स होगी वो डिहाइड्रेशन से होगी, याद रखिएगा। इसी तरह से फल का कटना, फल का कटने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास फ्रूट है, आपने उसको कट कर दिया, क्या फिजिकल चेंज होगा स्टूडेंट? अरे भाई आपने कट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप उसको फिर से क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं इजीली। तो ये है स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। जनरली मुझे मालूम है आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो फलों की कटिंग और भी की जा सकती है, और फिर उनको हम क्या कर सकते हैं, जैसे आप एक साथ बाइंड करेंगे तो कुछ समय बाद उनके जो सेल्स हैं वो आपस में क्या कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे, और वो फ्रूट जो है वो फिर से हो जाएगा। अरे हाँ या ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि when pure water boils vigorously, the bubbles that rise to the surface are composed primarily of। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, आया क्वेश्चन है एनडीए सीडीएस का, और इस सिंपल से क्वेश्चन में कहना ये चाह रहे हैं कि जब वाटर बॉयल होता है ना, काफ़ी तेज़ी से, तो उसकी जो सरफेस पर जो बुलबुले बनते हैं, है ना, जो बबल ड्रॉप फॉर्म होते हैं सरफेस पर, वो दरअसल में क्या है, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये एक वेसल हो गया, ये चीज़ हो गया वाटर, और वाटर दरअसल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, और ये हो गया बुनसन फ्लेम, और बुनसन फ्लेम से आप क्या दे रहे हैं स्टूडेंट, एनर्जी दे रहे हैं, और इस एनर्जी को ही वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट करते हैं, और ये नीचे ही सेटल डाउन रहते हैं, और फिर कुछ समय बाद इस एनर्जी को लेकर, जो हीट एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है, इसको लेकर ये कहाँ की तरफ मूव करते हैं, अपर डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस तरह से। तो ये जो है ये लोअर साइड में है ना, जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, ये दरअसल में हीट को लेकर इंक्लूड किए हुए हैं, इसलिए ये है वाटर वेपर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? चल, ये जो क्वेश्चन है इसमें 90% स्टूडेंट भारी कंफ्यूज होते हैं। अब मैं आपको दो चीजें एकदम क्लियर करा रहा हूं स्टूडेंट, इनको आपको हमेशा याद रखना है। जब भी मेल्टिंग की बात की जाती है, तो दरअसल में मेल्ट होने का मतलब ही होता है स्टूडेंट कि यदि ऑब्जेक्ट हमारे पास में सॉलिड है, तो वो किस फॉर्म में आ गया है, लिक्विड फॉर्म में आ गया है, और इसका सीधा मतलब है कि स्टेट हुई है चेंज, और जब भी स्टेट होगी चेंज, तो हमेशा कौन सा चेंज कंसीडर माना जाएगा, फिजिकल चेंज। इतना सा बेसिक है स्टूडेंट। जब भी आप कैंडल की मेल्टिंग का क्वेश्चंस देखते हैं, तो आपको बिल्कुल 101% मेल्ट से स्टेट चेंज, स्टेट चेंज से फिजिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का बर्न होना जो है ये क्या है, तो बर्न का मतलब ये होता है कि कैंडल की ऑक्सीजन से एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू कैंडल, या ऑक्सीजन का एडिशन कैंडल से, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, हीट, क्या बनेगा स्टूडेंट, लाइट, तो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुए, केमिकल चेंज। क्लियर है ये चीज? तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करें कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स रिजल्ट ऑफ, तो आ फिजिकल चेंज, ये राइट आंसर होगा स्टूडेंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से जो राइट है वो आपको बताना है स्टूडेंट। तो राइट स्टेटमेंट को यदि मैं आपको क्लियर करूं, तो इसके लिए मैं कलर ले रहा हूं पिंक, और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टूडेंट वो है ए, कि जो फिजिकल चेंज है टेम्पररी होता है और रिवर्स होता है। ये दो वर्ड मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाए थे कि जो फिजिकल चेंज होता है ये टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल होता है, जबकि जो केमिकल चेंज होता है ये स्टूडेंट परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है स्टूडेंट, है ना।
इसके बाद ड्यूरिंग फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल चेंज। अच्छा, फिजिकल चेंज में जो मॉलिक्यूल है वो चेंज होते हैं क्या? जैसे आइस से वाटर बना, वाटर से वाटर वेपर बनी, तो क्या जब भी ये स्टेट चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूल भी चेंज होते हैं? बिल्कुल नहीं, रॉन्ग स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल चेंज नहीं होते, अनचेंज होते हैं। और इसके बाद है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। तो जनरली हमने फिजिकल चेंज में देखा है कि एनर्जी एक्सेप्ट ही होती है जनरली, है ना। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट कब होगी? जब एटलीस्ट एटमॉस्फेयर की या ह्यूमन बॉडी की हीट के कांटेक्ट में वो आएगा। तो जनरली जो ये प्रोसेस होते हैं फिजिकल चेंज के, इसमें हीट जो होती है वो एक्सेप्ट होती है जो सब्सटेंस होते हैं उसके थ्रू। और सबसे लास्ट में है स्टूडेंट कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस लॉस्ट आफ्टर द चेंज। और फिजिकल चेंज में कोई भी प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेड नहीं होता है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होता है। प्रोसेस रिवर्स करके आप स्टार्टिंग मैटर को फिर से क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं स्टूडेंट। इन एग्जाम्पल में आपको बताने हैं कि कौन सा फिजिकल चेंज है। अब आप देखिए, पहला है कटिंग ऑफ कैरेट इनटू पीसेस। आप मुझे बताइए स्टूडेंट, ये कैरेट है, कैरेट का सीधा सा मतलब हो गया कि ये रूट है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा। अब इसको यदि मैं कट कर रहा हूं तो जो स्लाइसेस आई वो स्लाइसेस भी तो अभी भी कैरेट है ना। मतलब जो कैरेट का केमिकल कंपोजिशन है वही कैरेट के स्लाइसेस का भी केमिकल कंपोजिशन है। अरे हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? मतलब फिजिकल चेंज है स्टूडेंट। दूसरा है सेपरेशन ऑफ आयरन एंड सल्फर फ्रॉम देयर मिक्सचर। वही फिर से स्टेटमेंट कि सल्फर और आयरन का मिक्सचर आपने बना दिया। क्या ऐसी कोई प्रोसेस है जिसके जरिए आप सल्फर और आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो ये देखिए, यहाँ पर सल्फर और आयरन को ईजिली क्या किया जा सकता है? एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बोथ जो मैटर हैं उनको फिर से सेपरेट कर सकते हैं, तो रिवर्स प्रोसेस यूज करके हम इनको बिल्कुल कर सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में है कि फॉर्मेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। NaCl को फॉर्म हम कर सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट? हम फॉर्म कर सकते हैं वेपोराइजेशन से। तो वेपोराइजेशन से हम NaCl कर सकते हैं और फिर उसको कंडेंसेशन करके हम फिर से, मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि जो D है, तीनों के तीनों जो हैं ये एग्जाम्पल हो जाएंगे फिजिकल चेंज के। स्टूडेंट जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप इसके प्रीवियस वीडियो देखिए 2। पहला केमिकल चेंज, दूसरा फिजिकल चेंज। स्पेशली आप फिजिकल चेंज का वीडियो देखें, आपको उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कराया कि फिजिकल चेंज होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो प्लीज़ आप एक बार उसको कंसीडर कीजिए। अब हम थोड़ा जल्दी से बात कर लेते हैं केमिकल चेंज पे कि केमिकल चेंज जो होता है वो किस तरह से होगा। तो केमिकल चेंज के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। सबसे पहली चीज है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मिल्क टर्निंग श्योर। भाई मिल्क यदि श्योर हो गया इसका मतलब है कर्ड फॉर्म हो गया है, और कर्ड फॉर्म हो गया है इसका मतलब है केमिकल चेंज। अब जब भी कर्ड फॉर्म होगा तो उसमें बैक्टीरिया एड ऑन हो गए जो एक्स्ट्रा मटेरियल हैं, उसमें अजीब सा ऑर्डर एड ऑन हुआ, अजीब सा टेस्ट एड ऑन हुआ, और पहले था मिल्क बाद में बना लैक्टिक एसिड, मतलब वन और मोर न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो कर्ड फॉर्मेशन में न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते ही हैं, इस वजह से केमिकल चेंज है। बाकी जितने भी आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्रिस्टलाइजेशन ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, मतलब इसमें स्टेट चेंज हुई है। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें भी स्टेट चेंज हुई है। और पहले नंबर पर है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। तो यदि आप वाटर में शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो आप वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन से वाटर को सेपरेट कर लेंगे, और शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है तो वो आपको नीचे तो मिल ही जाएगी। तो इस तरह से फिजिकल प्रोसेस को यदि आप रिवर्स कर सकें तो ओरिजिनल सब्सटेंस को फिर से आप सेपरेट कर सकते हैं, है ना, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ केमिकल चेंज। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें यह पूछा गया है आपसे कि कौन सी वो प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है केमिकल चेंज के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ही होता है कि जैसे कैम्फर हो गया, मतलब कपूर हो गया, वो किस स्टेट में होता है स्टूडेंट? सॉलिड।
और जैसे ही आप उसे टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं वो सीधे इस स्टेट में आ जाता है। अरे भाई, जो सब्लिमेशन होता है ये उसी का तो मतलब है, सब्लिमेशन का मीनिंग ही तो है कि जो सॉलिड होता है वो हीट ज़्यादा देने पर किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड बना के सीधे गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो मतलब सब्लिमेशन जो है इस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्ट गैस बन रहा है। मतलब स्टेट चेंज, और स्टेट चेंज का मतलब ही है स्टूडेंट कि जो सब्लिमेशन है, याद रखिएगा, ये फिजिकल चेंज का क्लासिक एग्जाम्पल है, एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है स्टूडेंट। क्लियर है ये चीज? और बाकी जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें कोरोजन ही है। फिर डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया और फंगस जो है वो टेक पार्ट करते और फूड मटेरियल को रॉट कर देते हैं। रॉटिंग फूड मटेरियल से आप रियल फूड मटेरियल नहीं ला सकते हैं। और इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस में भी यदि वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वाटर यदि अपने इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक हो गया तो फिर वो ब्रेक हुए कॉन्स्टिट्यूएंट से आप फिर से रियल वाटर फॉर्म नहीं कर सकते हैं यदि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज हुई है तो। मतलब ए, सी एंड डी ये केमिकल चेंज के हेल्पफुल दरअसल में प्रोसेसेस हैं, जबकि सब्लिमेशन में स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए ये फिजिकल चेंज में कंसीडर होगा स्टूडेंट। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? चलिए देखिए जरा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको फिर वही कंफर्म साफ साफ दिख रहा होगा कि ग्लास यदि ब्रेक हुआ है तो जो ग्लास के जो ब्रेकेबल पार्ट्स हैं उनको आप क्यूलेट के साथ मिला के सर्कुलेटिंग पाइल में फिर से आप ग्लास फॉर्म कर सकते हैं। मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास से फिर से ग्लास बनाया जा सकता है, तो रिवर्स किया जा रहा है प्रोसेस, मतलब फिजिकल चेंज है। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, तो मेल्ट होना भी स्टेट चेंज है, मतलब फिजिकल चेंज है। फिर है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल फॉर्म होना भी स्टेट चेंज होता है। मतलब ए, बी और डी फिजिकल चेंज है क्योंकि तीनों में स्टेट चेंज हो रही है। तो फिर बचा कौन सा स्टूडेंट? सॉरिंग ऑफ मिल्क, और सॉरिंग ऑफ मिल्क का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मतलब द राइट आंसर इज सी। केमिकल चेंज का सबसे क्लासिक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड या कर्डलिंग ऑफ मिल्क या मिल्क टू लैक्टिक एसिड, मतलब कर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? देखिए मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूं स्टूडेंट कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। सबसे पहले कौन सा केमिकल चेंज है, आप ये देख लो। कंबल्शन का मतलब ही होता है कि जो हमारे पास फ्यूल है उसकी ऑक्सीजन से इन्वॉल्वमेंट होना, और ऑक्सीजन से जब भी फ्यूल इन्वॉल्व होगा तो हीट भी बनेगी, लाइट भी बनेगी, और जो धुआं वगैरह है ना, जो स्मोक वगैरह है वो बाहर आएगा। तो आप देखिए जब भी कंबल्शन होता है तो ये नए प्रोडक्ट फॉर्म हुए, हीट फॉर्म हुआ, लाइट फॉर्म हुआ और स्मोक फॉर्म हुआ, मतलब पहला एग्जांपल केमिकल चेंज। दूसरा स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफायर वाटर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। यदि वाटर में हमने NaCl, वाटर में हमने HCl डिजोल्व कर दिया है और फिर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, तो H प्लस बनेगा मतलब प्रोटॉन और Cl माइनस बनेगा। और एक बार यदि ये बन गया तो फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। थर्ड नंबर पर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ सेल एट एनोड। जितनी भी एनोड और कैथोड में रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं वो सारे के सारे जो होती हैं वो केमिकल चेंज ही हैं स्टूडेंट। और सबसे लास्ट में जो आंसर है, प्लैटिनम वायर का ग्लो करना। तो प्लैटिनम वायर यदि ग्लो कर रहा है ना, तो निश्चित रूप में ये किस में होगा, फिजिकल चेंज में होगा, क्योंकि अपीयरेंस हो रही है। फिजिकल का मतलब ये होता है डायरेक्ट व्यूइंग या डायरेक्ट सीइंग कैपेसिटी, है ना। तो प्लैटिनम वायर यदि चमक रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब चमक रहा है तो उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है मतलब प्लैटिनम के मॉलिक्यूल्स वही चमकने पर भी होंगे, मतलब डी राइट आंसर होगा स्टूडेंट। नेम ऑफ द प्रोसेस विच
रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज। अब ये वही चीज है कि उस प्रोसेस का नेम आपको बताना है जो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कौन करती है स्टूडेंट? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक बार यदि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, यहाँ प्रेसिपिटेट का मतलब होता है स्टूडेंट अवक्षेपण। यदि एक बार प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया तो आप उससे, ये देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये देखिए ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इन दोनों के मिलने से ये प्रेसिपिटेट बनता है NaCl। तो प्रेसिपिटेट जब भी फॉर्म होगा तो इस प्रेसिपिटेट से आप रियल सबस्ट्रेट को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो, और नहीं कर सकते हो इसका सीधा मतलब है कि केमिकल चेंज होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, याद रखिएगा स्टूडेंट, ये क्या है राइट आंसर इस क्वेश्चन का? डी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें कि द सब्सटेंस विच अपॉन हीटिंग अंडरगोज केमिकल चेंज, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसको आप हीट देते हैं तो फिर वो केमिकल चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट एक ऐसा सब्सटेंस है ना, जिसको आप क्या करते हैं, जिसको आप मेल्ट करते हैं तो वो केमिकल चेंज में आ जाता है। मतलब सीधी सी चीज है, मेरे को आप एक बात बताएं स्टूडेंट, ये लेड नाइट्रेट है ना, ये हो गया PbNO3, ये हो गया लेड नाइट्रेट। सो लेड नाइट्रेट को आपने क्या किया स्टूडेंट, ये हीट दी, तत्काल इससे क्या बन जाएगा, जो भी सब्सटेंस बनेगा, जो भी सब्सटेंस बनेगा, है ना, इससे स्पेशली एसिड तो बनेगी, राख तो बनेगी स्टूडेंट। तो आप इससे फिर से ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा लेड नाइट्रेट जो है ये किस में कंसीडर होगा, ये केमिकल चेंज में कंसीडर होगा। बाकी जितने एग्जाम्पल हैं, सोडियम क्लोराइड, सिलिका, प्लैटिनम वायर, इन सब को आप फिजिकल चेंज में यूज कर सकते हैं, या फिजिकल चेंज का ये पार्ट है कहीं ना कहीं। जैसे NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, फिर से आप प्रोसेस यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सिलिका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है और स्वेल हो जाती है, जैसे ही डिहाइड्रेट होगी वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगी। एंड सबसे लास्ट में है प्लैटिनम वायर। तो प्लैटिनम वायर जो है उसमें कैसी प्रॉपर्टी है, वो दरअसल में क्या करता है, उसकी साइनिंग प्रॉपर्टी, और साइनिंग प्रॉपर्टी जो है फिजिकल चेंज का डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा ऐसा। अब इसके बाद अगला जो है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रोसेस। अब ये जो कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं इसमें से आपको केमिकल प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। मैं एकदम सिंपल बताता हूं स्टूडेंट, ये बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक एल्गी है जो ब्राउन एल्गी है, और इसका नाम है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है ब्राउन एल्गी, इसी से इसको आप लेबोरेटरी में ले जाएंगे तो एक्सट्रैक्ट करते हैं सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। और सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड यदि आपको मिल गया लेमिनेरिया से, तो लेमिनेरिया पाउडर फॉर्म में आ गया, और इस पाउडर फॉर्म से फिर से आप इस लेमिनेरिया जो कि ब्राउन एल्गी है इसको नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब एक बार लेमिनेरिया एल्गी से लेमिनेरिया पाउडर बना, तो उस पाउडर से जिसमें सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड है, आप फिर से लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी नहीं ला सकते। मतलब दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। क्लियर है स्टूडेंट ये चीज? अच्छा, कई स्टूडेंट को ये लगता है, मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि लेमिनेरिया जो एल्गी होती है, जब आप उसको हीट देते हैं तो उससे आयोडीन मिलती है। एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट। लेमिनेरिया एल्गी को हीट देने पर आयोडीन नहीं मिलती। आयोडीन कभी इंडिविजुअल फॉर्म में रहती नहीं है, आयोडीन हमेशा कंपाउंड फॉर्म में होती है। और आयोडीन का हमेशा ज्यादातर जो कंपाउंड है वो या तो सोडियम के साथ या तो पोटेशियम के साथ मिलेगा आपको। क्लियर है स्टूडेंट? हाँ, नेक्स्ट है
कि any change in the matter that the result in the disappearance of the one or more substance and the appearance of the one and more substance, each having its own set of intensive property known as. प्योरली डेफिनेशन है केमिकल चेंज की, कि केमिकल चेंज में जो डिसअपियरेंस है ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये वन लाइनर स्टेटमेंट है, इसको तो आप देख ही लेंगे, इसमें तो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब यहां पर चार ऑप्शन जो आपके सामने दिए हैं, उनमें आपको केमिकल चेंज जो है उनको कंफर्म करना है। तो इसमें सबसे पहले है स्टूडेंट, अ वेट टॉवल ड्राइज इन द सन, ये पहला एग्जांपल है। पर लेमन जूस एडेड टू द टी कॉजिंग इट्स कलर चेंज, है ना। तीसरा, हॉट एयर राइजेस ऑफ अ रेडिएटर, कॉफी इज ब्रूड बाय द पासिंग स्टीम थ्रू अ ग्राउंड कॉफी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, कि लेमन जूस जो है वो यदि आप ऐड करते हैं टी में और उसका कलर यदि चेंज हो गया, तो एक बार यदि टी का कलर चेंज हो गया तो आप फिर से उससे प्रीवियस में नहीं ला सकते। जनरली टी का कलर कैसा होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होता है। आपने लेमन डाला तो वो वाइट हो जाती है जनरली, फिर वाइट से फिर से आप ब्राउनिश नहीं कर सकते हैं। मतलब दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। क्लियर है स्टूडेंट ये? ऐसा। इसके जस्ट बाद क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। यहां कौन सा एक एग्जाम्पल है जो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज में हो सकता है। मैं आपको पहले ही क्लियर करता हूं स्टूडेंट कि जब भी बर्निंग की बात आती है, बर्निंग की बात आएगी मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हीट, लाइट ये फॉर्म होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ में जो है मेल्टिंग प्रोसेस भी होगी, और मेल्टिंग प्रोसेस होगी इसलिए हुआ फिजिकल चेंज, और हीट एंड लाइट फॉर्म हुई है, ये हो जाएगा केमिकल चेंज। ये है स्टूडेंट कहानी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। स्टेटमेंट है मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज अ केमिकल चेंज, है ना। अब इसमें से जो आपको टू स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, उनमें से आपको कंसीडर करना है कि विच इज द राइट। तो इसमें मैं सीधे सीधे आपको क्लियर कर देता हूं कि जो स्टेटमेंट वन जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यदि आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और सोडा वाटर बन जाता है आपका, तो ये केमिकल चेंज है स्टूडेंट, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट है। वाटर में यदि CO2 डिसॉल्व होती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है सोडा वाटर के अंदर, और वो सोडा वाटर का जैसे ही आप ड्रॉप हटाते हैं स्टूडेंट, तो फिर जो वेपर है वो निकल जाएगी, पूरी की पूरी जो है वो CO2 जो है वो निकल जाएगी, फोर्सफुली निकल जाएगी। लेकिन जो CO2 फोर्सफुली निकल रही है, क्या आप उसको फिर से ट्रैप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट। मतलब मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज, क्योंकि जो CO2 वाटर में डिसॉल्व हुई है वही की वही सोडा वाटर में इंक्लूडेड है, और जब भी आप ड्रॉपर हटाते हैं तो फिर निश्चित रूप में क्या हो जाएगा, उस CO2 को आप इजीली जो है वो क्लियर कर सकते हैं, फिर से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है कि अ चेंज इन विच अ केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम, ये क्लियर है स्टूडेंट। मैंने कई बार ये चीज बताई है कि जब भी आप क्लॉथ कट करते हैं, जब भी आप कॉपर कट करते हैं, जब भी आप पेपर कट करते हैं, तो जो आप कट वाला पोर्शन करते हैं या कटिंग जो होती है उसमें भी वही केमिकल कंपोजिशन होता है जो रियल वन में होता है।
जैसे मेरे पास में यदि क्लॉथ है, क्लॉथ का थोड़ा सा पोर्शन मैंने कट किया, तो जो कटिंग पोर्शन है क्लॉथ का, उसमें भी क्या होगा स्टूडेंट, उसमें भी होगी वही चीज, उसमें भी होगी वही चीज, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, यहां दरअसल में केमिकल नहीं फिजिकल होना चाहिए, तब ये चीज राइट होती। और ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की चीजें मैंने थ्योरी लेक्चर में आपको एकदम क्लियर कराई हैं। नाउ नेक्स्ट, ये आपके सामने एक पूरी टेबल दी है, आपको इसमें से मिलाना है स्टूडेंट कि कौन सी जो टेबल है वो सही है ना। तो जैसे ए है जो हीटिंग ऑफ कैम्फर, तो हीटिंग ऑफ कैम्फर जो है ये सब्लिमेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट। फिर बी जो है कूलिंग ऑफ वाटर वेपर, तो कूलिंग ऑफ वाटर वेपर जो है ये दरअसल में क्या कहला जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा कंडेंसेशन आपका। फिर इसके बाद सी जो है कुकिंग एन एग, यदि एग कुक हुआ है तो फिर वो हार्ड हो गया है, सॉफ्ट से हार्ड हो गया है ना। नहीं स्टूडेंट, एग जो होता है वो लिक्विड स्टेज में होता है, और जब हीट का कांटेक्ट आता है तो वो कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। मतलब जब भी एग कुक होगा तो लिक्विड से किस में चला जाएगा, सॉलिड में, मतलब स्टेट चेंज हो गई। और सबसे लास्ट में है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एट द रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर वाटर वेपर का फॉर्म होना, यही है एवापोरेशन। ये है स्टूडेंट कहानी, देख लीजिए आप। मतलब इस तरह से ए का फोर तो दो ही है, फिर इसमें बी जो है स्टूडेंट, बी कौन सा है, तो कूलिंग ऑफ वाटर वेपर, तो कूलिंग ऑफ वाटर वेपर जो है ये कंडेंसेशन, मतलब आंसर हो जाएगा आपका A1। ये 4 3 2 1 याद रहेगा। मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ स्टूडेंट, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, या मैं तो कहता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो आप यदि इस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने इसमें अपने ओर से कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट एक्स्ट्रा करने की बिल्कुल भी जो है पॉसिबल प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, जिसमें पहले केमिकल चेंज मैंने बताया, देन उसके बाद फिजिकल चेंज बताया, उसमें मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये क्लियर करती हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एसिड बेस सॉल्ट के साथ में जल्दी ही। थैंक यू।